कारणों से कई बार ये बीमारी लगभग 5 से 10 साल तक डायग्नोसिस इसमें डिले हो जाता है। और खाना निगलने में पेशेंट को पानी का ग्लास, या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बताते हैं कि साहब छाछ का गिलास हमें साथ में लेके रखना पड़ता है। पेपर लगा के चेक करते हैं, अगर उसमें 15 मिनट्स में अगर आंसू 5 mm से भी अगर कम होते हैं वो उसमें रीडिंग, तो उसको हम ड्राई आइज़ बोलते हैं। नमस्कार। हामिद मुख्तार हामिद का शेर है, तू हंसी ले के मेरी आंख को आंसू दे दे, मुझसे सूखा हुआ दरिया नहीं देखा जाता। आंसू का सूख जाना, ये मुहावरा भी आपने सुना ही होगा। आंसू का सूख जाना न तो शेरो शायरी या मुहावरे में अच्छा माना जाता है और न ही असल ज़िंदगी में। क्या आप जानते हैं एक बीमारी भी होती है जिसमें आंसू सूख जाते हैं? ये बीमारी क्या होती है और इसके दूसरे क्या लक्षण होते हैं, इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र वैष्णव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, जयपुर। नमस्कार सर, का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ शोगरेन सिंड्रोम की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि शोगरेन सिंड्रोम क्या है और इसके और दूसरे क्या लक्षण हैं। जी बिल्कुल। शोगरेन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें कि आँख में आंसू कम बनते हैं और साथ ही मुंह में लार भी कम बनती है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में से एक है। लगभग 1 से 4% लोगों को ये डिज़ीज़ होने की रिस्क रहती है। इसमें जैसा आपने बताया कि आँखों में आंसू कम आते हैं, पेशेंट्स को ड्राई आइज़ की कंप्लेंट रहती है। कई बार पेशेंट इसको समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आँखों में आपको किरकिरी महसूस होती है या आपको उसमें बार बार धोने की इच्छा होती है, जलन महसूस होती है, तब ये लक्षण हमें पकड़ में आते हैं। मुंह सूखना भी कई बार पेशेंट अपने आप से नहीं समझ पाता है। इन्हीं कारणों से कई बार ये बीमारी लगभग 5 से 10 साल तक डायग्नोसिस इसमें डिले हो जाता है। तो मुंह सूखने का हम लोग पेशेंट से जब पूछते हैं कि आप क्या सूखा खाना निगलने में आपको दिक्कत आती है, तब हमें ये चीज़ें पकड़ में आती है। बाकी पेशेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि जब लगातार बोलते हैं तब उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। मुंह का टेस्ट भी कई बार पेशेंट का बदल जाता है, वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। और खाना निगलने में पेशेंट को पानी का ग्लास, या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बताते हैं कि साहब छाछ का गिलास हमें साथ में लेके रखना पड़ता है, तब हमें खाना निगला जाता है। ख़ास तौर से जब सूखा जो ड्राई खाना होता है उसको निगलने में उनको दिक्कत आती है। पेशेंट्स के दांत ज़्यादा बार बार ख़राब होने लगते हैं, उनकी जो डेंटल कैरीज़ है, या बार बार उनको ज़्यादा रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, तो दांत भी ख़राब होते हैं। क्या होता है कि लार में है ना नेचुरल एंटी माइक्रोबियल कुछ तत्व होते हैं जिस वजह से दांतों की सड़न और दांतों का इन्फेक्शन नॉर्मली जो है नहीं होता है। लेकिन जब लार कम बनती है तो दांतों का इन्फेक्शन बार बार होता है, दांत जल्दी ख़राब होते हैं। जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनके जो डेंटल जो इम्प्लांट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, डेंटल जो इम्प्लांट है उनको कैरी करने में, उनको रखने में दिक्कत आती है। तो ये सारे लक्षण शोगरेन सिंड्रोम में होते हैं। सर, ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ के अलावा भी क्या शोगरेन सिंड्रोम के कोई लक्षण होते हैं? जी, जो अपना पैरोटिड ग्लैंड है या जो ये सैलिवरी ग्लैंड हमारे यहाँ होती है, वो कई बार पेशेंट्स में इसमें स्वेलिंग आ जाती है। और जैसे बाकी रूमेटोलॉजिकल जो डिजीज़ेज़ हैं उनके लक्षण भी शोगरेन सिंड्रोम में हो सकते हैं, जैसे जॉइंट्स में पेन रहना, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होना, सर्दियों में उंगलियों का सफ़ेद या नीला पड़ना, बाल झड़ना, धूप में जाने पर रैशेज़ हो जाना, छोटे छोटे चकत्ते टाइप के रैशेज़ बाकी आर्म्स में या लेग्स में हो जाना, तो ये सारे लक्षण शोगरेन सिंड्रोम में हो सकते हैं। सर, शोगरेन सिंड्रोम होने के कारण क्या होते हैं? शोगरेन सिंड्रोम जैसे मैंने बताया कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो जब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स के अगेंस्ट जब काम करने लग जाता है, या जो अपनी लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं जिससे आंसू बनते हैं, तो अगर उन पर अटैक करने लग जाता है तब ये बीमारी बनती है। इसको हम प्राइमरी शोगरेन सिंड्रोम कहते हैं। और एक होता है सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम, जो बाकी ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एसएलई है, इन पेशेंट्स में भी कई बार ड्राई माउथ, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है जब ये बीमारियां लंबे समय तक रहती है। तो इस कंडीशन को हम सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम बोलते हैं। सर, ये जो आपने ड्राई आइज़ की बात की, तो ड्राई आइज़ तो आजकल बहुत कॉमन है। जब भी हम कहीं भी कुछ पढ़ते हैं तो लोग यही कहते हैं या सुनते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल इनका इस्तेमाल करने से ज़्यादा ड्राई आइज़ होती हैं। तो फिर इस तरीके से आप इनको जो भी सिम्टम हैं आप कैसे डिफ़र कर पाते हैं, कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि ये जो है शोगरेन्स है या कोई और वजह से है?
बिल्कुल। देखिए मैडम, ड्राई आइज़ जो है या ड्राई माउथ है, ये एक सब्जेक्टिव कंप्लेंट है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पेशेंट को महसूस होता है, इसको बाहर से कई बार पता लगाना मुश्किल होता है। अपन डायग्नोसिस में बात करेंगे इसको अलग से। तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होने से कई बार वो पकड़ में नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी कॉमन आई की डिजीज़ेज़ हैं या आई की कंडीशंस होती है जिसमें कि ड्राई आइज़ होती हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं उनमें भी ड्राई आइज़ हो सकता है, या किसी ने पहले कीमोथेरेपी ले रखी है कैंसर के लिए, उनको भी ड्राई आइज़ हो सकती है, या कुछ बहुत ही कॉमन आइज़ की भी कंडीशंस होती है, उसमें ड्राई आइज़ हो जाती है। तो हम लोग हमारे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कलीग्स हैं उनके पास पेशेंट को भेजते हैं और उनको हम लोग वो हमारी हेल्प करते हैं इसमें पता लगाने के लिए कि कोई आई डिज़ीज़ तो साथ में नहीं चल रही है, या केवल आई डिज़ीज़ की वजह से ही तो नहीं है। दूसरा ये है कि हम लोग ये जो सिम्टम्स हैं ड्राइनेस के, उसको हम क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं कि बाकी के शोग्रिन्स के लक्षण है कि नहीं है, बाकी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के या ऑटो इम्यून रोमेटोलॉजिकल डिजीज़ के साथ में बाकी के लक्षण, जैसे कि बाल झड़ना है, रैशेज़ होना है, उंगलियों का नीला पड़ना है। तो अगर बाकी के लक्षण भी है, जॉइंट्स में पेन होना है, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो अगर बाकी के लक्षण भी अगर ड्राइनेस के लक्षणों के साथ में अगर मेल खाते हैं तो डायग्नोसिस बड़ा इजी होता है। हाँ, लेकिन अगर केवल ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ है, या केवल ड्राई आइज़ ही है, या केवल ड्राई माउथ है, उसमें कई बार थोड़ी सी मुश्किल हमें डायग्नोसिस में आती है। तो ऐसे में हमारे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कलीग्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा ये है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। जब हमें लगता है कि क्लिनिकली कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन ही लग रही है कि जिसमें कि आपके जो सिम्टम्स हैं ड्राइनेस के वो आ रहे हैं, तो हम लोग ANA का टेस्ट कराते हैं। तो ANA इस डिज़ीज़ में पॉजिटिव आता है। कुछ टेस्ट होते हैं एंटी-रो, एंटी-ला, वो इसमें पॉजिटिव आते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर का जो टेस्ट होता है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है, इस कंडीशन में भी ये कई बार पॉजिटिव आता है, तो इनसे हमें हेल्प मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ टेस्ट होते हैं, वो कई बार इसमें लो आते हैं, तो ये टेस्ट हमें हेल्प करते हैं। कई बार पोटेशियम जो होता है वो इसमें कम हो जाता है जब किडनी पे इस डिज़ीज़ का इफ़ेक्ट आता है, तो हम लोग पोटेशियम भी चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है। साथ में जो ब्लड के जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन के, WBC, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ, प्लेटलेट्स हैं, कई बार ये जो सेल्स हैं ब्लड की, ये कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ब्लड टेस्ट से भी हमें हेल्प मिलती है। बट मेनली जो क्लिनिकल इंप्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कलीग हैं वो एक टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं शर्मर्स टेस्ट। वो आइज़ में फ़िल्टर पेपर लगा के देखते हैं कि वास्तव में ड्राई आइज़ पेशेंट को है कि नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव कंप्लेंट है। वास्तव में वो ड्राई आइज़ कितना इंपॉर्टेंट है, वास्तव में वो डिज़ीज़ है कि नहीं है, या केवल स्क्रीन टाइम बढ़ने से या चश्मे का नंबर प्रॉपर नहीं होने से हो रहा है। तो वो जब फ़िल्टर पेपर लगा के चेक करते हैं, अगर उसमें 15 मिनट्स में अगर आंसू 5 mm से भी अगर कम होते हैं वो उसमें रीडिंग, तो उसको हम ड्राई आइज़ बोलते हैं। तो इस तरीके से क्लिनिकली, लैब टेस्ट से और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कलीग्स की हेल्प से हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं। कुछ सेलिवरी ग्लैंड के फंक्शंस को असेस करने के भी टेस्ट होते हैं, कुछ इमेजिंग मॉडलिटीज़ होती है, वो हम काम में लेते हैं अगर हमें कन्फ्यूजन होता है डायग्नोसिस में। सबसे लास्ट में अगर हमें कुछ भी हिंट नहीं मिलता है और हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रहता है शोग्रिन सिंड्रोम को लेके, तो हम लिप बायोप्सी कराते हैं। जो होठ होता है उसके अंदर माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स होती है। जो बड़ी सेलिवरी ग्लैंड्स होती है वो तो होती है पैरोटिड ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो छोटी छोटी सेलिवरी ग्लैंड्स होती है वो लिप्स के अंदर की तरफ होती है। उनकी बायोप्सी से हमें हेल्प मिलती है डायग्नोसिस करने में, जब हमें बाकी जगह हमें हेल्प नहीं मिलती है तब। किडनी पे भी इफ़ेक्ट आने का रिस्क रहता है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था। तो उस कंडीशन में कई बार पोटेशियम लो हो जाता है। किडनी और लंग्स के अलावा ब्रेन पे या स्पाइनल कॉर्ड पे भी इसका असर आने का रिस्क रहता है। हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, तो वो भी इसमें इसका एक कॉम्प्लिकेशंस है। ट्रीटमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गन क्या इन्वॉल्व है, जो हम लोग शुरू से बातें करते आए हैं हर रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में कि ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट क्या है। सपोज़ अगर पेशेंट्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट होती है। अगर पेशेंट्स के रैशेज़ हैं तो दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट होती है। अगर लंग्स पे इफ़ेक्ट आ गया है तो दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट होती है।